इसमें हम लोग जो है आज के करंट अफेयर को देखेंगे। मणिपुर में जो है 20 महीने की हिंसा के बाद जो है वहां पे जो अस्थिरता फैली थी उसके लिए वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया है। तो मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है। गृह मंत्री ने मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाने की घोषणा की है तथा राज्य विधानसभा को निलंबित कर दिया गया है। तो गृह मंत्रालय के द्वारा जो है मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाने की घोषणा की गई है और वहां के जो राज्य विधानसभा होते हैं उसको भी निलंबित कर दिया गया है। राष्ट्रपति शासन लागू करने के संवैधानिक प्रावधान क्या है? तो जैसे जो हमारा संविधान का अनुच्छेद 356 है उसके तहत भारत के राष्ट्रपति को किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने का अधिकार देता है जब वहां संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार शासन नहीं चलाया जा सकता है। तो ऐसा महसूस किया गया कि जो मणिपुर है वहां पर संविधान के जो प्रावधान है उसके अनुसार वहां पे शासन नहीं चलाया जा रहा है। तो इस वजह से जो है अनुच्छेद 356 का प्रयोग करते हुए वहां पर जो है मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाने की घोषणा की गई है। तो हमारे संविधान का अनुच्छेद 356 क्या कहता है? तो वो कहता है कि भारत के राष्ट्रपति को किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने का अधिकार देता है जब वहां संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार शासन नहीं चलाया जा सकता। इसके आधार क्या है? यदि राष्ट्रपति को राज्य के राज्यपाल से रिपोर्ट प्राप्त होती है या अन्यथा वह आश्वस्त या संतुष्ट हो जाता है कि राज्य की स्थिति ऐसी है कि राज्य सरकार संविधान के प्रावधान के अनुसार शासन नहीं चला सकती। ठीक है, तो किस किस आधार पर लगाया जाता है? तो पहली चीज है कि जो राज्य का राज्यपाल है वो रिपोर्ट दे दे या फिर राष्ट्रपति को यह संतुष्टि हो जाए, यह आश्वासन हो जाए कि राज्य की स्थिति अब ऐसी नहीं रह गई है कि राज्य सरकार संविधान के प्रावधान के अनुसार शासन चला नहीं सकता। तो इस वजह से जो है इन सारे आधारों पर अनुच्छेद 356 का प्रयोग करते हुए भारत के राष्ट्रपति किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने का अधिकार उनको प्राप्त हो जाता है। इसका जो मेन मोटिव रहता है वो ये रहता है कि संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार वहां पे शासन नहीं चलाया जा सकता। ऐसी संतुष्टि जो है वो राष्ट्रपति को होनी चाहिए। अब वो राज्यपाल के रिपोर्ट से हो जाए या किसी भी तरीके से उनको ये चीजें संतुष्टि मिल जाए। राष्ट्रपति शासन के तहत निर्वाचित राज्य सरकार को बर्खास्त कर दिया जाता है और उसकी शक्तियां जो है निलंबित कर दी जाती है। राज्यपाल राज्य का कार्यकारी प्रमुख बन जाता है और राष्ट्रपति की ओर से प्रशासन चलाता है। यह घोषणा 2 महीने तक वैध रहती है, लेकिन इसे आगे बढ़ाने के लिए संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित होना आवश्यक होता है और अगर दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित हो जाता है तो फिर यह नियम जो है अगले 6 महीने तक जो है लागू रहता है और इसे जो है 6-6 महीने के अंतराल पर जो है आगे बढ़ाया जा सकता है, लेकिन अधिकतम जो है 3 वर्ष तक आगे बढ़ाया जा सकता है। तो इस तरह से जो है मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाया गया। अब अगला जो है वो हीट वेव को लेकर है। भारत में लगातार लंबे समय तक चलने वाली या गंभीर हीट वेव आ रही हैं। जो हीट वेव होता है उससे तापमान जो है वो अत्यधिक बढ़ जाता है, जिस वजह से जो स्वास्थ्य पर या जो बुनियादी ढांचे हैं या आजीविका है उस पर जो है ये एक खतरे की तरह मंडराता है। उसकी वजह से संवेदनशील क्षेत्रों में खासकर जो है खतरा उत्पन्न हो जाता है। विश्व बैंक का अनुमान है कि 2030 तक ताप तनाव से संबंधित उत्पादकता में गिरावट के कारण भारत में 34 मिलियन रोजगार समाप्त हो जाएंगे। विश्व संसाधन संस्थान के अनुसार भारत का 54% भूभाग उच्च से लेकर अत्यंत उच्च जल संकट का सामना कर रहा है। हीट वेव और उसके प्रभाव क्या है? तो हीट वेव को जो है सामान्यतः जो है जो अत्यधिक गर्म मौसम है उसकी एक लंबी अवधि जब आती है तो उसी को हीट वेव कहा जाता है। यानी हीट वेव को और सामान्य और अत्यधिक गर्म मौसम की एक लंबी अवधि के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसमें उच्च आर्द्रता भी शामिल होता है। जो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग है उन्होंने जो है इसके लिए कई सारे मापदंड निर्दिष्ट किए हैं, जैसे कि जब तक किसी जगह का अधिकतम तापमान जो है मैदानी क्षेत्रों के लिए जैसे कि अगर कम से कम 40 डिग्री
ठीक है। और अगर पहाड़ी क्षेत्र है तो वहाँ पर कम से कम 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक नहीं पहुँच जाता है, तब तक हीट वेव पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है। तो जो मैदानी क्षेत्र है वहाँ पर जो है कम से कम 40 डिग्री सेंटीग्रेड और पहाड़ी क्षेत्र के लिए जो है कम से कम 30 डिग्री सेंटीग्रेड निर्धारित किया गया है भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा। इसका प्रभाव क्या पड़ता है? अगर हम लोग स्वास्थ्य के क्षेत्र में देखें तो वहाँ पर एक जोखिम उत्पन्न करता है, जैसे कि अगर हीट वेव बढ़ रहा है यानी कि उससे गर्मी बढ़ रही है तो उससे जो है हीट स्ट्रोक हो सकता है, शरीर में जो है जल अत्यधिक बाहर आएगा जिस वजह से निर्जलीकरण हो सकता है। हृदय रोग जैसे जो मौजूद बीमारियां अगर उनमें पहले से है तो वो बीमारी जो है गंभीर रूप ले सकता है। इसके अलावा अगर हम लोग कृषि को देखें तो उच्च तापमान की वजह से जो है फसलें खराब हो जाती है, उपज कम हो जाती है, पशुधन की हानि होती है। इसके अलावा जो है आग वगैरह सब खेतों में लग जाता है जिस वजह से जो है फसल पूरी तरह से बर्बाद हो जाते हैं। जल की कमी के वजह से जो है हीट वेव सूखे की स्थिति को पैदा कर देता है, और सिर्फ स्थिति ही पैदा नहीं होती है, वो स्थिति और बद से बदतर होती चली जाती है। जल की कमी से जो है पूरी संरचना जो है प्रभावित हो जाता है, खासकर जो है जो पेयजल आपूर्ति होता है उस पे इसका जो है अत्यधिक प्रभाव देखा जाता है। इसके अलावा जो वनाग्नि की घटना ऐसे भी लगातार बढ़ रही है, तो लंबे समय तक गर्मी के बने रहने से जो है जो वनाग्नि की घटनाएं हैं उसकी संभावना बढ़ जाती है, जिससे पारिस्थितिक तंत्र और संपत्ति को हानि पहुंचा सकती है। पारिस्थितिक तंत्र कहने का अर्थ ये है कि वनों में मनुष्य के अलावा जो जीव जंतु निवास करते हैं उनका भी आवास छिन जाता है, जो हमारे जैव विविधता के लिए जो है एक प्रतिकूल हानिकारक खतरा उत्पन्न करता है। इसके अलावा ऊर्जा की मांग को लेकर कहें तो उच्च तापमान के कारण जो है प्रायः शीतलन के लिए ऊर्जा की खपत बढ़ जाती है, जिससे विद्युत ग्रिड पर जो है दबाव पड़ सकता है। इसके बाद अगला जो है वो भारत में न्यायाधीश को हटाने से संबंधित है। समाचार क्या था कि राज्यसभा के सभापति ने इस बात पे बल दिया है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने का संवैधानिक अधिकार केवल संसद को है। ऐसा राज्यसभा के सभापति ने ये बात कही है। न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया क्या है? तो जो संविधान है उसके जो अनुच्छेद, चाहे वो 124 हो या 217 हो, तो उसके अनुसार जो है न्यायाधीश को सिद्ध कदाचार यानी जिसको साबित कदाचार कह सकते हैं या अक्षमता के आधार पर जो है हटाया जा सकता है। यानी संविधान के अनुच्छेद 124 और 217 के अनुसार किसी न्यायाधीश को सिद्ध कदाचार या अक्षमता के आधार पर हटाया जा सकता है। संविधान में सिद्ध दुर्व्यवहार या अक्षमता को परिभाषित नहीं किया गया है। उच्चतम न्यायालय के निर्णयों में स्पष्ट किया गया है कि जानबूझकर किया गया कदाचार, भ्रष्टाचार, निष्ठा की कमी या नैतिक अधमता के से जुड़े अपराध कदाचार के आधार पर है। अक्षमता से तात्पर्य यह है कि किसी चिकित्सीय स्थिति से है, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक, यानी कि मानसिक रूप से अगर व्यक्ति विक्षिप्त हो जाता है तो उसको उस आधार पर भी जो है न्यायाधीश के पद से हटाया जा सकता है। हटाने की प्रक्रिया क्या है? तो जैसे कि किसी न्यायाधीश को केवल संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित प्रस्ताव के आधार पर राष्ट्रपति के आदेश द्वारा हटाया जा सकता है। जो न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 है उसमें निष्कासन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है, और उसमें उल्लेख किया गया है कि संसद के किसी भी सदन में जो है न्यायाधीश के हटाने का प्रस्ताव जो है प्रस्तुत किया जा सकता है। इसके अलावा जो है लोकसभा में कम से कम 100 सदस्यों के हस्ताक्षर का नोटिस होना भी अनिवार्य है। राज्यसभा में जो है नोटिस पर कम से कम 50 सदस्यों का हस्ताक्षर होना अनिवार्य है। इसके अलावा जो है अध्यक्ष या सभापति, यानी जैसे कि लोकसभा है तो वहाँ पर अध्यक्ष हो जाएगा और राज्यसभा हो तो वहाँ पर सभापति हो जाएगा, तो वो जो है संबंधित व्यक्तियों से परामर्श करते हैं और फिर वो निर्णय ले सकते हैं कि प्रस्ताव को स्वीकार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और अगर प्रस्ताव एक बार स्वीकृत हो जाता है, चाहे वो लोकसभा में हो जाए या राज्यसभा में हो जाए, तो स्वीकृत प्रस्ताव को जो है अध्यक्ष लोकसभा में या सभापति राज्यसभा में जो है उचित विचार विमर्श और परामर्श करने के बाद जो है निर्णय लेते हैं कि प्रस्ताव को जो है आगे बढ़ाना चाहिए या नहीं बढ़ाना चाहिए। और प्रस्ताव जो है एक बार आगे बढ़ जाता है तो वो जो है एक समिति के पास पहुंच जाता है, और उस समिति में जो है 3 सदस्य होते हैं। और अगर वो समिति प्रस्ताव स्वीकृत कर लेता है तो जैसे कि उसके अगर 3 सदस्यों की बात करें तो उसमें उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश होता है, एक प्रतिष्ठित विधि वेत्ता होता है और
एक जो है न्यायपालिका का सदस्य होता है। तो ये 3 लोगों से जो है बनकर एक सदस्य समिति तैयार होती है और यही 3 सदस्य समिति जो है इस प्रस्ताव को स्वीकृत करती है और इस पे विचार विमर्श करती है। इसके बाद जो है यही समिति जो है उस पे जांच भी करती है और रिपोर्ट भी देती है। तो समिति जो है मामलों की जांच करती है, जैसे कि यदि न्यायाधीश को दुर्व्यवहार या अक्षमता के आरोप से मुक्त कर दिया जाता है तो प्रस्ताव वहीं पर जो है निरस्त हो जाता है। दोषी पाया जाता है तो समिति की रिपोर्ट जो है आगे की कार्रवाई के लिए जो है संसद में प्रस्तुत किया जाता है। अब जब रिपोर्ट संसद में आ जाता है तो उसमें संसद की क्या भूमिका बनती है। यदि समिति को दुर्व्यवहार या अक्षमता का पता चलता है तो प्रस्ताव पर संसद में परिचर्चा की जाती है। हटाने के लिए प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित होना आवश्यक है। और जैसा कि हम लोगों ने पहले बात किया कि जो लोकसभा है वहां पर वो पहले भी 100 सदस्यों के हस्ताक्षर के नोटिस के साथ आया था और राज्यसभा में जो है वो कम से कम 50 सदस्यों के हस्ताक्षर के साथ नोटिस आया था। तो जब जो है हटाने का प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित होता है तो उसके लिए भी कुछ शर्तें रखे गए, जैसे कि प्रत्येक सदन की कुल सदस्यता का उसमें बहुमत होना चाहिए। ठीक है, तो जो उसकी निम्न आवश्यकता है उसमें प्रत्येक सदन की कुल सदस्यता का बहुमत होना चाहिए। उसी सत्र में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 का विशेष बहुमत भी उसे प्राप्त होना चाहिए। और ये चीजें जब हो जाती है तब जो है सदन के द्वारा ये प्रस्ताव पारित माना जाता है। और जब सदन द्वारा प्रस्ताव पारित हो जाता है तो उसके बाद जो है प्रस्ताव को राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है और जब राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो राष्ट्रपति जो है न्यायाधीश को हटाने का आदेश जारी करेंगे और उससे जो है न्यायाधीश को जो है पद से हटा दिया जाता है। तो इस तरह की चीजें हैं। तो इसका उल्लेख जो है न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 में किया गया है। ये केवल जो है संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित प्रस्ताव के आधार पर राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा जो हटाया जाता है और इसको जो है संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। अगर लोकसभा में प्रस्तुत हो रहा है तो उसमें कम से कम 100 सदस्यों के हस्ताक्षर नोटिस होने चाहिए। राज्यसभा में प्रस्तुत हो रहा है तो कम से कम 50 सदस्यों के हस्ताक्षर नोटिस होना चाहिए। इसके अलावा जो है अध्यक्ष या सभापति जो है वो सब संबंधित व्यक्तियों से परामर्श करते हैं और वे निर्णय ले सकते हैं कि प्रस्ताव को स्वीकार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। एक बार अगर प्रस्ताव स्वीकार हो जाता है तो फिर आगे जो है ये 3 सदस्यीय समिति के पास पहुंच जाता है। तो उसमें कौन कौन से शामिल होते हैं, तो उसमें जो है उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश, एक प्रतिष्ठित विधिवेत्ता और न्यायपालिका का एक सदस्य जो है उस समिति में शामिल होता है। और यही समिति जो है उस रिपोर्ट की जांच भी करती है और अपने निर्णय भी आगे देती है। और अगर समिति जो है ये मान लेती है कि दुर्व्यवहार या अक्षमता का जो आरोप है वो सिद्ध हो चुका है, यानी कि वो दोषी पाया गया है, तो फिर जो है उसको आगे संसद में प्रस्तुत किया जाता है। फिर संसद में जो है उस पर परिचर्चा होती है और फिर जो है दोनों संसदों से पारित होना भी अनिवार्य होता है। और दोनों जगहों पर जो है इसके लिए शर्त रखी गई है, जैसे प्रत्येक सदन की कुल सदस्यता का उसको बहुमत चाहिए। दूसरा जो है उसी सत्र में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 का विशेष बहुमत भी उसको मिलना चाहिए। और जब सदन से पारित हो जाता है तो फिर जो है वो राष्ट्रपति के पास चला जाता है। राष्ट्रपति फिर जो है उसको हटाने का आदेश पारित कर देता है। इसके बाद जो अगला न्यूज है वो मुक्त आवागमन व्यवस्था को लेकर है। और जो मुक्त आवागमन व्यवस्था है ये एक प्रकार का समझौता था और इस समझौते में अभी जो है संशोधन किया गया है। और जब इसमें संशोधन किया गया है तो अब जो है म्यांमार सीमा पर जो है 22 क्रॉसिंग पॉइंट जो है अब चालू हो गए हैं। ठीक है, तो म्यांमार सीमा पर 22 क्रॉसिंग पॉइंट अब चालू हैं। तो हम लोग जो है जानेंगे कि मुक्त आवागमन व्यवस्था क्या है। यदि सीमावर्ती निवासियों को बिना वीजा या पासपोर्ट के अपने रिश्तेदार से मिलने की अनुमति देता है, ठीक है, तो इसको जो है मुक्त आवागमन व्यवस्था कहा जाता है। और इसे जो है 1968 में व्यापक स्तर पर बिना बार वाली उत्तर पूर्वी सीमा के दोनों और लोगों के बीच जातीय और पारिवारिक संबंधों के कारण जो है प्रारंभ किया गया था। मुक्त
आवागमन की क्षेत्रीय सीमा क्या होती है? तो प्रारंभ में जैसे जो है ये 40 किलोमीटर की सीमा थी, जहाँ पर किसी प्रकार का जो है मतलब वीजा या पासपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती थी। लोग जो है अपने रिश्तेदार से मिलने के लिए एक देश से दूसरे देश में आते थे, जैसे कि म्यांमार सीमा पर जो है इस तरह की चीजें, खासतौर पर जो उत्तरी पूर्वी सीमा है वहां पर इस तरह की चीजें देखा जाता था। और ये जो है 1968 में शुरू किया गया था। तो शुरू में जो है ये 40 किलोमीटर का ही क्षेत्र था। फिर 2004 में जो है इसको घटा दिया गया, क्योंकि असुरक्षा की वजह से इसको घटा दिया गया था, और इसको घटा के मात्र जो है वो 16 किलोमीटर कर दिया गया था। इसके बाद जो है 2016 में ही जो है अतिरिक्त नियम भी इसमें लागू किए गए, और उस अतिरिक्त नियम के बाद जो है अब इसकी सीमा जो है घटाकर मात्र 10 किलोमीटर कर दिया गया। तो पहले 40 था, फिर 2004 में ये 16 हो गया, फिर जो है 2016 में अतिरिक्त नियम लागू किए गए, और अब जो है इसे घटाकर 10 किलोमीटर कर दिया गया है। तो मुक्त आवागमन व्यवस्था क्या है कि यह सीमावर्ती निवासियों को बिना वीजा या पासपोर्ट के अपने रिश्तेदारों से मिलने की अनुमति देता है। निगरानी की बात करें तो सीमा पास बायोमेट्रिक रिकॉर्ड करके जारी किए जाते हैं। जो सीमा पास होता है, जो पास के थ्रू जो है व्यक्ति दूसरे देश से मतलब अपने देश में आते हैं रिश्तेदारों से मिलने के लिए, वो बायोमेट्रिक रिकॉर्ड के तहत जो है उनको एक पास दिया जाता है, जिसको सीमा पास कहा जाता है, और एक केंद्रीय पोर्टल पर उनकी जांच भी की जाती है। असम राइफल सीमा पास जारी करने और सुरक्षा जांच के प्रथम स्तर का संचालन करने के लिए जिम्मेदार है, जबकि राज्य पुलिस जो है वो ठहरने के स्थान पर आगे की जांच करती है। अगर हम लोग मुक्त आवागमन व्यवस्था की स्थिति को देखें तो गृह मंत्री ने जो है मुक्त आवागमन व्यवस्था को समाप्त करने की घोषणा की है, लेकिन विदेश मंत्रालय द्वारा जो है समझौते को निलंबित करने के लिए कोई औपचारिक आदेश जारी नहीं किया गया है। तो जैसे कि जो भारतीय म्यांमार सीमा जो अरुणाचल प्रदेश में है लगती है, वो सीमा को देखें तो वो अरुणाचल प्रदेश से जो है 520 किलोमीटर, ठीक है, नागालैंड से जो है 215 किलोमीटर, मणिपुर से 398 किलोमीटर, मिजोरम से 510 किलोमीटर। तो भारत म्यांमार सीमा जो है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, इन सारे राज्यों से होकर गुजरती है। और यहाँ पर जो है प्रारंभ से यानी कि 1968 से ही जो है 40 किलोमीटर के क्षेत्र में जो है मुक्त आवागमन की क्षेत्रीय सीमा प्रारंभ की गई थी, जिसको 2004 में घटाकर 16 किलोमीटर कर दिया गया। फिर 2016 में जो है अतिरिक्त नियम भी लागू किया गया, और अब इसे घटाकर जो है 10 किलोमीटर कर दिया गया। ये होता क्या है, तो ये सीमावर्ती निवासियों को बिना वीजा या पासपोर्ट के अपने रिश्तेदारों से मिलने की अनुमति देता है। और अब जो संशोधित मुक्त आवागमन व्यवस्था है उस समझौते के अंतर्गत जो है म्यांमार सीमा पर 22 क्रॉसिंग पॉइंट अब चालू हैं। तो अगर इसकी निगरानी की बात करें तो सबसे पहले जो है बायोमेट्रिक रिकॉर्ड से जो है पास जारी किया जाता है। इसके अलावा जो केंद्रीय पोर्टल है वहां पर भी जो है जांच की जाती है। इसके अलावा जो असम राइफल है वो सीमा पास जारी करने और सुरक्षा जांच के प्रथम स्तर का संचालन करने के लिए जिम्मेदार है। इसके अलावा राज्य पुलिस जो है ठहरने के स्थान पर आगे की जांच करती है। गृह मंत्री जो है वो मुक्त आवागमन व्यवस्था को समाप्त करने की घोषणा की है, लेकिन विदेश मंत्रालय द्वारा जो है इस समझौते से जुड़ी कोई भी आदेश जो है अभी तक जारी नहीं किया गया है। और अगर हम लोग भारत म्यांमार सीमा देखें तो अरुणाचल प्रदेश में जो है 520 किलोमीटर, नागालैंड में 215 किलोमीटर, मणिपुर में जो है 398 किलोमीटर और मिजोरम में 510 किलोमीटर लगती है। या यूं कह सकते हैं कि भारत म्यांमार सीमा जो है वो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम राज्यों से होकर गुजरती है। इसके बाद जो अगला है भारत का प्रथम स्वचालित जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार संयंत्र को लेकर है। केंद्रीय मंत्री ने एम्स नई दिल्ली में भारत के प्रथम स्वदेशी स्वचालित जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार संयंत्र का उद्घाटन किया है। अगर हम लोग इसके परिचय को देखें तो सृजनम नामक इस पौधे को वैज्ञानिक या औद्योगिक अनुसंधान परिषद, राष्ट्रीय अंतर विषय विज्ञान प्रौद्योगिक संस्थान द्वारा जो है विकसित किया गया है।
ठीक है। तो जैसे कि संदर्भ क्या था कि केंद्रीय मंत्री ने एम्स नई दिल्ली में भारत के प्रथम स्वदेशी स्वचालित जैव चिकित्सा अवशिष्ट उपचार संयंत्र का उद्घाटन किया है। सृजनम नामक पौधे जो है, ठीक है, इसको वैज्ञानिक या औद्योगिक अनुसंधान परिषद, राष्ट्रीय अंतःविषय विज्ञान प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि CSIR NIIST द्वारा जो है इसको विकसित किया गया है। यह संयंत्र रक्त, मूत्र, थूक और प्रयोगशाला के डिस्पोजल अवशिष्टों जैसे रोगजनक अवशिष्टों को भस्मक यंत्रों का उपयोग किए बिना जो है रोगाणुरहित करता है। यह प्रणाली अपशिष्ट से उत्पन्न होने वाली दुर्गंध को भी जो है निष्क्रिय कर देती है। 40 किलोग्राम की दैनिक क्षमता के साथ जो है यह उपकरण प्रारंभिक चरण में प्रतिदिन 10 किलोग्राम विघटनीय चिकित्सा अपशिष्ट का निपटान करने में सक्षम है। देखा, तो ये जो प्लांट लगाया गया है जिसका नाम सृजनम रखा गया है, तो वो एक प्रकार का अपशिष्ट भस्मक यंत्र है। उस अपशिष्ट को जो है खत्म करने वाला है। इसमें जो है भस्मक यंत्रों का प्रयोग नहीं होता है। इसमें बिना भस्मक यंत्रों के प्रयोग के बिना ही जो है इसको रोगाणु रहित कर दिया जाता है, जो उसके अपशिष्ट होते हैं उसको। और इसकी जो दैनिक क्षमता है वो 400 केजी का है और प्रतिदिन जो है ये 10 केजी चिकित्सा अपशिष्ट का निपटान करने में सक्षम है। इसका महत्व यह है कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जो CPCB है, उसके 2023 की जो रिपोर्ट थी उसके अनुसार कहा गया था कि भारत में प्रतिदिन जो है 743 टन जैव चिकित्सा अवशिष्ट उत्पन्न होता है। तो इसके निपटान करने में जो है वो सक्षम है। नई प्रौद्योगिकी पारंपरिक भस्मीकरण का एक विकल्प प्रदान करती थी, जिससे जो है जोखिम और पर्यावरण प्रदूषण होता था। लेकिन जो है जो ये सृजनम नामक प्लांट है, ठीक है, इसमें जो है किसी प्रकार के जो भस्मक यंत्र होते हैं उसका प्रयोग नहीं किया जाएगा। उसके प्रयोग के बिना ही जो है ये अपशिष्ट को रोगाणु रहित कर देगा। ठीक है, और ये जो है CSIR और NIIST द्वारा जो है विकसित किया गया और इसका नाम सृजनम रखा गया है। और ये जो है भारत के प्रथम स्वदेशी स्वचालित जैव चिकित्सा अवशिष्ट उपचार संयंत्र है, जिसका उद्घाटन एम्स नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री द्वारा किया गया। अब जो अगला न्यूज है वो ESG फ्रेमवर्क को लेकर है। जो सेबी है, भारतीय प्रतिभूति एवं विनियमन बोर्ड, उन्होंने ESG रेटिंग प्रदाताओं को विनियमित करने के लिए नए उपायों का प्रस्ताव दिया है, जिससे ESG आकलन में अधिक पारदर्शी, जवाबदेही और स्थिरता सुनिश्चित होगी। ESG फ्रेमवर्क क्या है? तो ये जो है मानकों का एक समूह होता है जो यह आकलन करता है कि कोई कंपनी ग्रह और लोगों के संबंध में किस प्रकार से कार्य करती है। ठीक है, जैसे कि पर्यावरण, जैसे कोई कंपनी जो है अपने पर्यावरणीय प्रभाव का प्रबंध कितनी अच्छी तरीके से कर रही है, ये उसको देखता है। जो सामाजिक स्तर पर देखे तो ये कर्मचारी, ग्राहकों, आपूर्तिकर्ता और समुदायों के साथ जो है कैसा व्यवहार करता है। और शासन के स्तर पर देखें तो इसका नेतृत्व, नैतिकता और कॉर्पोरेट जवाबदेही जो है कैसी है। तो ये इन सब चीजों को जो है शामिल करके जो है एक मानक तैयार करती है, इसका आकलन करती है कोई कंपनी। यानी कि कोई कंपनी जो है वो अपने अंदर कार्यरत कर्मचारी, लोग और अपने जो आसपास के पर्यावरण, सामाजिक है या शासन की जो व्यवस्था है उसको कार्यान्वित करने के लिए किस तरह से जिम्मेवारियां उठाती है, उसका आकलन जो है ESG फ्रेमवर्क के तहत किया जाता है। सेबी के कई सारे प्रस्ताव हैं इससे जुड़े, जैसे कि ESG रेटिंग को वापस लेना। यदि कोई ग्राहक नहीं है तो वो ERPs रेटिंग वापस ले सकते हैं, लेकिन सूचकांक लिंक पैकेज जैसे निफ्टी 50 का हिस्सा बनने वाली रेटिंग को चुनिंदा रूप से वापस नहीं लिया जा सकता है। इसके अलावा जारीकर्ता भुगतान मॉडल से संबंधित है, जैसे रेटिंग को कम से कम 3 वर्ष या प्रतिभूति की अवधि के 50 यानी जो भी अधिक हो उसके बाद वापस लिया जा सकता है। और इसके लिए 75% बॉन्ड धारकों से अनुमोदन प्राप्त करना होगा। रेटिंग औचित्य का प्रकटीकरण, जैसे कि ग्राहक भुगतान मॉडल का पालन करने वाले ERPs को केवल ग्राहकों को विस्तृत रेटिंग औचित्य प्रदान करना चाहिए, लेकिन ESG रेटिंग को सार्वजनिक रूप से प्रकट किया जाना
चाहिए। स्टॉक एक्सचेंजों को अपनी वेबसाइट पर ESG रेटिंग को प्रमुखता से प्रदर्शित करना आवश्यक होगा। शासन और निरीक्षण की बात करें तो जो श्रेणी सेकेंड के ERPs हैं उसको नए नियम के लागू होने के 2 वर्ष के अंदर ही जो है आंतरिक ऑडिट करना होगा और नामांकन और पारिश्रमिक समिति का गठन भी करना होगा। इसके अलावा जो है हितधारकों के लिए ये क्या निहितार्थ रखता है, तो जो निवेशक या जारी करता है वो ESG रेटिंग से अधिक स्पष्टीकरण और मानकीकरण से निवेशकों को अधिक सूचित निर्णय लेने में सहायता मिलेगी। इसके अलावा जो है अनुपालन और प्रशासन संबंधी आवश्यकताओं में वृद्धि से परिचालन व्यय बढ़ सकता है, लेकिन इससे जो है विश्वसनीयता भी बढ़ेगा। इसके अलावा जो है स्टॉक एक्सचेंजों पर ESG रेटिंग का सार्वजनिक प्रदर्शन जो है उसके पारदर्शिता को बढ़ाएगा, जिससे संभवतः जो है निवेशकों की धारणा प्रभावित होगी। इसके बाद जो अगला है वो अप्रत्यक्ष त्वरित इंजेक्शन को लेकर है। AI चैट बॉट्स के लिए एक प्रमुख सुरक्षा खतरे के रूप में अप्रत्यक्ष प्रॉम्प्ट इंजेक्शन का उदय डेवलपर्स और उपयोगकर्ताओं दोनों के लिए एक चेतावनी है। अप्रत्यक्ष त्वरित इंजेक्शन क्या है, तो प्रत्यक्ष हमलों के विपरीत अप्रत्यक्ष त्वरित इंजेक्शन हानिकारक निर्देशों को सौम्य दिखने वाले पाठ जैसे कि दस्तावेज, ईमेल या वेब सामग्री के अंदर एम्बेड करता है। जब AI LLM द्वारा संसाधित किया जाता है तो ये छिपे हुए संकेतक, अनधिकृत कार्यों, डेटा उल्लंघनों और फेक न्यूज को जन्म दे सकती है। AI मॉडल को निर्देशकों की व्याख्या करने और उन्हें क्रियान्वित करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है, जिससे वे छुपे हुए हेरफेर के प्रति संवेदनशील हो जाते हैं। हाल ही के शोध में से पता चला है कि कैसे गूगल के जेमिनी चैटबॉट को धोखा देकर गलत जानकारी को अस्थायी रूप से संग्रहित किया जा सकता है। हमलावर सुरक्षा उपायों को दरकिनार कर सकते हैं, जिससे पारंपरिक बचाव अप्रभावी हो सकता है। अब अगला जो है वो भूमध्य सागर के नीचे न्यूट्रॉनों का पता चला है। वैज्ञानिकों ने सिसिली के निकट भूमध्य सागर में निर्माणाधीन एक वेधशाला का उपयोग करके रिकॉर्ड तोड़ने वाले अल्ट्रा हाई एनर्जी न्यूट्रॉन का पता लगाया, जो CN3NET यानी कि क्यूबिक किलोमीटर न्यूट्रिनो टेलीस्कोप सहयोग का हिस्सा है। न्यूट्रिनो के बारे में हम लोग जानते हैं, तो न्यूट्रिनो जो है एक बहुत छोटे मूल कण है जिसका द्रव्यमान बहुत कम है, कोई आवेश इसमें नहीं होता है और उसका चक्रण जो है वो आधा है। वे अन्य पदार्थ कणों के साथ क्षीण रूप से अंतःक्रिया करते हैं और हमारे शरीर से बिना किसी का ध्यान आकर्षित किए गुजर जाते हैं। न्यूट्रॉनों का स्रोत क्या है, तो न्यूट्रॉन जो है सूर्य यानी कि सौर न्यूट्रॉनों या अन्य तारा या सौरमंडल से बाहर की ब्रह्मांडीय किरणों या बिग बैंग से आते हैं। इन्हें प्रयोगशालाओं में भी जो है उत्पादित किया जाता है। न्यूट्रॉनों के प्रकार कितने होते हैं, तो ये 3 प्रकार के होते हैं, जिन्हें फ्लेवर्स के रूप में जाना जाता है। इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉनों, डाउ न्यूट्रॉनों और म्यूऑन न्यूट्रॉनों, ये 3 जो है इसके प्रकार होते हैं। हालिया अध्ययन के निष्कर्ष क्या है, तो पता लगाए गए न्यूट्रॉनों की ऊर्जा बड़े हैड्रॉन कोलाइडर की कणों की तुलना में 10,000 गुना अधिक है और फोटोन की तुलना में जो है ये क्वाड्रिलियन गुना अधिक है। ऐसा माना जाता है कि न्यूट्रॉनों की उत्पत्ति जो है मिल्की वे आकाशगंगा के बाहर से होती है। संभावित स्रोतों में दूरस्थ आकाशगंगाओं के केंद्र में स्थित 12 विशालकाय ब्लैक होल सम्मिलित हैं। न्यूट्रॉनों विभिन्न खगोल भौतिकीय घटनाओं से उत्पन्न होते हैं, जैसे तारों में जो है नाभिकीय संलयन, हिंसक प्रक्रियाएं जैसे कि ब्लैक होल गतिविधियां या गामा किरण विस्फोट, इन सब से जो है न्यूट्रॉन उत्पन्न होता है। इसका महत्व क्या है, तो न्यूट्रॉन जो है विद्युतीय रूप से तटस्थ होते हैं और पदार्थ के साथ जो है बहुत कम अंतरक्रिया करते हैं, जिससे वे ब्रह्मांड का अध्ययन करने के लिए आदर्श ब्रह्मांडीय संदेशवाहक बन जाते हैं। वे पृथ्वी सहित समस्त पदार्थ के माध्यम के बिना किसी बाधा के यात्रा कर सकते हैं। न्यूट्रॉनों के अध्ययन का उद्देश्य ब्रह्मांड को बेहतर ढंग से समझना, खगोल भौतिकीय प्रक्रियाओं और ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्रदान करना है। इसके बाद जो अगला है भ्रूण के अंदर भ्रूण यानी कि भ्रूण के अंदर भ्रूण की घटना देखी गई, जैसे कि जनवरी 2025 में महाराष्ट्र के डॉक्टरों ने एक गर्भवती महिला में भ्रूण के अंदर भ्रूण एक दुर्लभ मामला पाया है। भ्रूण के अंदर भ्रूण जो है एक भ्रूण जैसे निकाय है, जिसे मोनोजाइगोटिक जुड़वा गर्भावस्था से दूसरे भ्रूण के शरीर के अंदर विकसित होता है। ये क्या होता है, जैसे कि अगर
शरीर के अंदर कोई एक बच्चा है तो उसके भी अंदर एक बच्चा होता है, उसी को भ्रूण के अंदर भ्रूण कहा जाता है। तो भ्रूण के अंदर भ्रूण जो है वो एक भ्रूणीय जैसा ही निकाय है जो मोनोजाइगोटिक जुड़वा गर्भावस्था से में दूसरे भ्रूण के शरीर के अंदर विकसित होता है। मूलतः जो है एक जुड़वा बच्चा अत्यधिक अविकसित होता है और दूसरे जुड़वा बच्चे के शरीर के अंदर लिपटा होता है और इतना अधिक कि गर्भावस्था को एकल गर्भावस्था माना जाता है। क्रिप्टोकिडीमेस के नाम से जाने जाने वाला यह दुर्लभ जन्मजात विकार जो है लगभग 5 लाख जन्मों में जो है एक को प्रभावित करता है। पूरे विश्व में जो है 200 से भी कम मामले सामने आए हैं और भारत में लगभग 10 से 15 मामले जो है ऐसे सामने आए हैं। इसका कारण क्या है? तो मोनोजाइगोटिक जुड़वा बच्चों के गर्भाधारण के लगभग 10 से 15 दिनों के बाद भ्रूण एक कोशिका से संबंधित पदार्थ असमान रूप से विभाजित हो जाता है, जिसके कारण एक जुड़वा छोटा निकाय और अपूर्ण रूप से विकसित होता है और दूसरा जुड़वा निकाय जो है पूर्ण रूप से विकसित होता है। छोटा जुड़वा निकाय बड़े जुड़वा निकाय के अंदर फंस जाता है। फंसे हुए जुड़वा निकाय को परजीवी माना जाता है क्योंकि वो अपनी रक्त आपूर्ति और पोषक तत्व दूसरे होस्ट जुड़वा निकाय से प्राप्त करता है। तो इस तरह की घटनाएं जो है महाराष्ट्र में एक गर्भवती महिला के अंदर जो है जनवरी 2025 में देखा गया था। इसके बाद जो आखिरी है वो सागर द्वीप को लेकर है। पश्चिम बंगाल सरकार ने गंगा का सागर मेला 2025 के लिए व्यापक तैयारी की घोषणा की है। सागर द्वीपीय बंगाल की खाड़ी के मुहानी पर स्थित है, जो राज्य की राजधानी कोलकाता से लगभग 120 किलोमीटर दूर है। ये सुंदरबन द्वीप समूह पर का सबसे बड़ा द्वीप है। प्रत्येक वर्ष जो है लाखों तीर्थयात्री धार्मिक मेले में भाग लेने और मकर संक्रांति के अवसर पर गंगा और समुद्र के संगम पर डुबकी लगाने के लिए इस द्वीप पर आते हैं। यह स्थल पवित्र माना जाता है। यहाँ पर कपिल मुनि मंदिर भी स्थित है। तो जो है पश्चिम बंगाल सरकार जो है गंगा सागर मेला 2025 के लिए व्यापक तैयारी की घोषणा की है। यह कुंभ की ही तरह होता है, तो लेकिन यहाँ पर जो है संगम नहीं है, यहाँ पर गंगा और समुद्र का संगम मिलता है। तो उस संगम पर जो है डुबकी लगाने के लिए लाखों तीर्थयात्री जो है इस धार्मिक मेले में भाग लेने के लिए जो है आते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो है कपिल मुनि मंदिर भी स्थित है। तो इसमें हम लोग जो है यहीं तक रखते हैं।